हमने इस चैनल पर ऑलरेडी डार्क वेब से रिलेटेड काफ़ी स्टफ बना लिया है। डार्क वेब से रिलेटेड हमने स्केरी स्टोरीज कवर करी हैं, डार्क वेब की कुछ रियल वीडियो क्लिप्स कवर करी हैं एंड बहुत सारी डार्क वेब की हमने रियल इनसाइट्स को भी कवर करा है। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो डेफिनेटली डार्क वेब के टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डार्क वेब की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एंड इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि उसके बारे में सोचने पर ही लिटरली बॉडी के अंदर शिवर्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रेजी है, इसको पूरा देखने के बाद आपको अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर भी अचानक डाउट होना शुरू हो जाएगा। आज की जो हमारी मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है वो डार्क वेब के ऊपर द एल्विन केस के नाम से भी जाना जाता है एंड ये स्टोरी मिनीसोटा के कॉटेज ग्रूव टाउन से है। ये एक ऐसा टाउन था जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, जहाँ पर बहुत ही पोलाइट एंड नॉर्मल से लोग रहा करते थे। लेकिन नवंबर 2016 के टाइम में वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको वहाँ के टाउन में रहने वाले किसी भी पर्सन ने अपने नाइटमेयर्स के अंदर भी इमेजिन नहीं करा था। 13 नवंबर 2016 की रात को 911 पर कॉल जाती है जो कि स्टीवन नाम के एक पर्सन ने करी थी एंड कॉल पर वो पुलिस अथॉरिटीज को ये बताता है कि उसके घर में हर तरफ ब्लड फैला हुआ है एंड उसकी वाइफ की बॉडी उसके सामने पड़ी है एंड ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। एंड ये कॉल रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप खुद ही सुन लीजिए एक बार। 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Does she still have the weapon? I don't know. We just got Where did home she shoot here. herself? I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know. Are we gonna remarry? I don't know, bud. वेल इस कॉल के बाद पुलिस बहुत टाइमली अराइव कर जाती है स्टीवन की साइट के ऊपर एंड जब वहां पर पुलिस पहुंची थी तो स्टीवन एंड उनका बेटा गैरेज साइड में खड़े थे एंड वो पुलिस को बेडरूम की तरफ लेकर चले जाते हैं जहां पर उनको ये सारा ही नजारा देखने के लिए मिला था। पुलिस जब उनके बेडरूम की तरफ पहुंची तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही चीज नोटिस करी जो कि स्टीवन ने उनको फोन पर बताई थी। उनकी वाइफ की बॉडी वहां पर पड़ी थी, हर जगह खून फैला हुआ था एंड स्टीवन की वाइफ वॉज नो मोर देयर, शी वॉज लॉन्ग गॉन। पुलिस अथॉरिटीज ने जब स्टीवन की वाइफ की बॉडी को अच्छे से एनालाइज करा तो उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ के हेड में एक गन वुंड था एंड उसके हाथ में एक 9 मिलीमीटर की गन थी। उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह कोल्ड नहीं हुई थी एंड उनके घर का माइक्रोवेव ओवन भी चल रहा था। ये जो लेडी थी जिनके बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इनका नाम था एमी, जो कि 44 ईयर ओल्ड एक काफी ब्यूटीफुल लेडी थी जो कि अपने अडॉप्टेड सन एंड अपने हस्बैंड स्टीवन के साथ में रहा करती थी जो कि 43 ईयर्स ओल्ड के थे। स्टीवन एंड एमी की लव मैरिज हुई थी जो कि ऑलमोस्ट 20 साल से मैरिड थे एंड वो क्रिश्चियन कॉलेज नाम की एक जगह पर मिले थे। वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे, लाइक वो बिल्कुल मजाक प्रेफर नहीं करते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड एंड ये भी एक रीजन था कि उन्होंने अपने बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचा, ना कि उसको खुद से रिप्रोड्यूस करने का सोचा। ये अपने रिलीजन से इतना ज्यादा प्यार करते थे, जो कि अच्छी बात भी है कि ये दोनों यूनाइटेड चर्च ऑफ गॉड नाम के एक ग्रुप के मेंबर भी थे जहां पर स्टीवन एक एल्डर पर्सन की तरह काम किया करता था एंड वो चर्च के लिए एक मैरिज काउंसलर का भी काम करता था। वैसे तो स्टीवन की मेन जॉब एक IT जॉब थी एंड उनकी वाइफ एक डॉग ट्रेनर थी, लेकिन स्टीवन ये मैरिज काउंसलिंग वाली चीज इसलिए करता होता था ताकि वो लोगों के बीच में लव शेयर कर पाए एंड जितने भी लोगों की मैरिजेस के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको वो रीयूनाइट कर पाए या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाए। बेसिकली उसको ये सब चीजें करना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था। अदरवाइज उसकी मेन पेइंग जॉब जिससे उसका घर चलता होता था वो एक IT जॉब ही थी। स्टीवन एक बहुत ही प्यारा बंदा माना जाता है अपनी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी उसकी फॉर बीइंग सिंपल एंड सोबर एंड ही वाज रियली मेंटली ऑल द टाइम काम एंड स्टेबल। जिस दिन एमी के साथ में ये ब्रूटल हादसा हुआ उस दिन तक एमी और स्टीवन 5:30 बजे तक तो साथ में ही थे शाम के एंड 5:30 बजे के बाद स्टीवन अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर से लेने चला जाता है क्योंकि छुट्टियों के टाइम में उनका बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां पर गया हुआ था। स्टीफन ने अपने बयान में ये बताया था कि जब वो घर से निकला था तो उनकी वाइफ एमी ने ये जरूर बोला था कि उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है एंड इसी वजह से पोलाइटली उसने एमी से ये भी पूछा था कि क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊं अगर तुम्हें ज्यादा इश्यू हो रहा है तो, लेकिन एमी इंसिस्टेड एंड उसने स्टीवन को भेज दिया अपने बेटे को वापस लाने के लिए। तो एमी की बात को ध्यान में रखते हुए वो चला जाता है एंड करीब 7 बजे तक ये वापस आ जाते हैं दोनों। जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीवन एंड एमी का वो अडॉप्टेड चाइल्ड अंदर गया तो उसने सबसे पहले ये नज़ारा देखा एंड देन उसके बाद जब गाड़ी वाड़ी लॉक करके स्टीफन अंदर गया तो उसने भी ये नज़ारा
देख लिया था। ये सारी तो बैक स्टोरी थी ये घटना घटित होने से पहले। उसके बाद में तो आपको मैंने बताया जैसे कि स्टीवन ने फटाफट 911 को कॉल करा, सारी डिटेल्स पुलिस के साथ शेयर करी एंड पुलिस भी क्राइम सीन पर बहुत तुरंत पहुंच गई थी। पुलिस बारी बार अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टीवन से पूछती रही कि क्या कोई ऐसा रीजन था, क्या एमी मेंटली डिप्रेस्ड थी या फिर कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी उसकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद उसने ऐसा कदम उठाया हो। लेकिन स्टीवन के पास इस चीज का कोई भी आंसर नहीं था। लाइक ही सेड कि वी वर अ लविंग कपल, वी वर एंजॉयिंग आवर लाइव्स, वी वर डूइंग द बेस्ट थिंग्स जो कि हमें पसंद है करनी, वी वर अ हैप्पी फैमिली एंड शी डेफिनेटली कुड नॉट हैव एनी रीजन फॉर डूइंग दिस। एंड अगर उसके पास कोई रीजन होता भी तो वो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करते बिकॉज वी गाइज वर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 20 ईयर्स एंड ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमने एक दूसरे से शेयर ना करी हो। फर्दर पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में देखा कि एमी ने जिस गन से अपने साथ ऐसा किया था वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के आसपास में पड़ी थी। लेकिन जब स्टीफन को पुलिस वालों ने ये चीज बताई तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड स्टीफन ने पुलिस के साथ में शेयर किया कि एमी राइट हैंडेड थी एंड एमी ने अपने आप को शूट भी अपने हेड के राइट साइड वाले एरिया में किया हुआ था। एंड लास्ट चीज जो पुलिस वालों ने नोटिस करी थी उस टाइम इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये था कि एमी का ओवन भी ऑन था एंड ओवन स्टिल रनिंग था एंड उसके अंदर पंपकिन सीड्स रोस्ट हो रहे थे। एंड स्पेशली ये एक साइड केस में इतना ज्यादा अनयूजुअल इसलिए था बिकॉज ये एक डाउन शॉट था, यानी कि एमी से ज्यादा हाइट वाले बंदे ने उनको शूट किया हो। ये वुंड देखकर ऐसी फील आ रही थी एंड कोई अपने आप को ऐसे शूट तो नहीं करेगा एंड यही चीज पुलिस वालों को थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, एबनॉर्मल लग रही थी। एंड इसी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद पुलिस वालों को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था कि ये शायद एक साइड केस नहीं है, इसको एक साइड केस की तरह प्रेजेंट करा जा रहा है। आफ्टर दिस पुलिस अथॉरिटीज ने अपना काम और ज्यादा सीरियसली करना शुरू किया एंड उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम रीस्टार्ट किया एंड सारे अदर एंगल्स जो उनको मिलते हैं इस केस से रिलेटेड उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया था अब। एंड जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट कर ली थी तब उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज को देखा। जब वो वापस से स्टीवन के घर में गए थे उस बेडरूम वाली साइड को रीचेक करने के लिए तो उन्होंने देखा कि इस टाइम पर वो फर्श जहां पर इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ था वो जगह ऐसे चमक रही है जैसे उसको एकदम अच्छे से वॉश किया गया हो। पुलिस वालों को यह नजारा काफी ज्यादा वियर्ड लगा क्योंकि यूजुअली ये काम उनकी अथॉरिटीज करती होती हैं ना कि कोई इंडिविजुअल। एंड ये वही टाइम था जब इस केस ने एक अलग ही टर्न लेना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों ने उस साफ जगह पर ल्यूमिनोल लाइट का यूज करा एंड ल्यूमिनोल लाइट का यूज करते करते वो हॉलवे तक पहुंच गए थे एंड उन्होंने ये चीज भी नोटिस करी कि पूरे घर में हर जगह उनको ब्लड स्टेन्स थोड़े थोड़े दिखने के लिए मिल रहे थे एंड उस लाइट की वजह से हॉलवे के अंदर उनको ये ब्लड स्टेन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले। एंड इसी दौरान उन्होंने ये चीज कंक्लूड करी कि क्राइम सीन बेडरूम से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं हुआ, हॉलवे से शुरू होकर बेडरूम में खत्म हुआ था। एंड ये कंफर्म कर चुके थे वो कि ये एक साइड केस नहीं है, दिस वाज अ मर्डर जिसको बहुत अच्छे से बाद में कवर अप करने की कोशिश करी, उस जगह को अच्छे से वॉश करके वहां पर बहुत ज्यादा इवन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का भी यूज करा गया था ब्लड स्टेन्स को अच्छे से रिमूव करने के लिए। एंड वन थिंग जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, स्टीफन ने पुलिस के साथ अपनी फर्स्ट मीट के दौरान ये भी बताया था उस रात को कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले एमी एल्विन जो कि उनका पूरा नाम था उनकी वाइफ का, उनको बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे इधर उधर से। एंड इधर उधर कहां से? डार्क वेब की इधर उधर की वेबसाइट से, बिकॉज उनको ये पता चलता है कि डार्क वेब पर किसी ने एमी एल्विन को मारने के लिए बाउंटी लगाई हुई है, $12,000 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन वेट, एमी एल्विन के उस मर्डर के लिए 12,000 किसी को पे नहीं करने थे, 12,000 मिलने वाले थे किसी रैंडम पर्सन से जो कि एमी को डेड देखना चाहता था। लेकिन मई 2016 को कुछ महीनों पहले इस केस से FBI ने कॉटेज ग्रूव की पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि हमें डार्क वेब के ऊपर तुम्हारे यहाँ के सिटीजन के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट देखने के लिए मिली है एंड उनकी जान शायद खतरे में है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जिस भी पर्सन ने पोस्ट डाली थी उसने किसी को तो ऑब्वियसली पे कर दिया था क्योंकि कोई ना कोई तो एग्री कर चुका होगा इस टास्क को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो अननोन पर्सन जिसने ये पोस्ट डाली थी डार्क वेब के ऊपर एंड जिसने 12,000 की बड़ी अमाउंट भी पे करी थी किसी रैंडम पर्सन को, वो किसी स्कैम के अंदर फंस गया एंड FBI ने उसको पकड़ भी लिया था। एंड उसने बाद में ये बताया कि 12,000 जिसने रिसीव करे थे वो एक फेक पर्सन था एंड वो उस जने के पैसे लेकर भाग चुका था। इस अननोन मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो नहीं है, बस इतना पता है कि डार्क वेब का इसका यूजर था डॉग डे गॉड। बाद में बस थोड़ी बहुत डिटेल्स सामने आई थी इस पर्सन से रिलेटेड जिसमें ये भी पता चला था कि इसने डार्क वेब US की एक माफिया बेस वेबसाइट के ऊपर ये इंक्वायरी भी करी हुई थी कि कितना चार्ज करते हैं वो किसी मर्डर के लिए एंड वो एक मर्डर को कैसे किसी कार एक्सीडेंट या
किसी टाइप के एक्सीडेंट के अंदर शोकेस कर सकते हैं। एंड फर्दर उन्होंने ये भी बताया था कि वो अराउंड $6,000 में ये काम कर सकते हैं एंड सारी पेमेंट बिटकॉइन के अंदर ही होगी। एंड डॉग डे गोड अपने आप को एज अ फीमेल शो करती होती थी, एज अ फीमेल की तरह बात करती होती थी, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी तो आज भी हमें पता नहीं है। सो वो मेल था या फीमेल था ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। इसके बाद इस पर्सन ने एक काफी ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए ये बताया कि एमी मार्च 2016 के टाइम में इलिनॉय जाने वाली थी एक डॉग ट्रेनिंग कंपटीशन के अंदर, एंड माफिया वाले लोग भी उसकी इस जर्नी में शामिल हो गए थे बिकॉज दे वर पेड टू हर। एंड उन लोगों को ये भी बताया गया था कि उसके साथ में जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा हो उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, शी और ही जस्ट वांट्स एमी डेड। बट माफिया वाले लोगों ने बाद में उस डॉग डे गॉड नाम के पर्सन को ईमेल करते हुए ये बताया कि उन्हें वहां पर एक ऐसा सुटेबल एक्शन लेने का मौका नहीं मिला विदाउट क्रिएटिंग एनी केओस। बट माफिया वाले लोगों ने उसको ये चीज रीअश्योर करी कि नेक्स्ट टाइम में वो डेफिनेटली अपना टास्क पूरा करके ही रहेंगे। एमी जो कि एक सिंपल सी सिविलियन थी जो कि अपनी लविंग फैमिली के साथ में रहती होती थी, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, उसके पीछे ये डॉग डे गॉड पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ब्रूटली पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। एमी जैसे ही बाहर निकलती थी वैसे ही उसकी गाड़ी की डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारी क्लोथिंग एंड उसके उस दिन का सारा शेड्यूल वो माफिया वाले लोगों को फटाफट ईमेल कर देती होती थी। एंड एक दिन जब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी गई तो द माफिया पर्सन सेड कि ही ऑलमोस्ट गॉट हर, बट उसको एंड टाइम पर पुलिस वालों ने रोक लिया जिसकी वजह से फिर से वो एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ये चीज करने में। एंड पुलिस ने जब उन माफिया वाले लोगों को रोका था तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि पता चला कि जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे वो चोरी की थी एंड उनके पास एक इल्लीगल वेपन भी था विच वॉज अ गन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब बाहर आ चुकी थी तो FBI ने स्पेशली कॉन्टैक्ट किया स्टीफन एंड एमी को एंड ये सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करा। एंड इन्हीं कारणों की वजह से स्टीफन को स्पेशली FBI की तरफ से परमिशन भी मिल गई थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक गन रखने की। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन जब उनको मिली तो उनके घर में उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास को भी इंस्टॉल करवा दिया था, जिसके बाद एमी एक बार तो सेफ थी, एक बार तो ये लोग पकड़े गए थे, लेकिन फिर बाद में जुलाई के टाइम में उसको वापस से काफी क्रीपी ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि उसको janegmail.com नाम की ईमेल आईडी से आते होते थे। बट जब एमी ने एक दिन उन ईमेल्स के ऊपर गौर करा तो उनके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई थी। एमी, तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मुझसे दूर चला गया। आई डोंट नो तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा अच्छा सा घर अब सूना हो चुका है। एंड मैं तुम्हें ये ईमेल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हें पहले से मेरे बारे में पता चल चुका है एंड तुमने अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन मुझे अपने इंटरनेट के फ्रेंड से ये भी पता चला है कि मेरे पुराने ईमेल्स को कोई पुलिस वाला भी चेक कर रहा है। वेल, मैं अश्योर्ड हूँ कि ये ईमेल अनट्रेसेबल है एंड वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे, बट उनके देखते हुए मैं तुम पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। बट एक चीज और, जो तुम कर सकती हो कर लो क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ और हर चीज के पीछे आऊंगी। मैं अश्योर्ड हूँ कि ये सारे ईमेल्स अनट्रेसेबल हैं एंड वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, बट उनके देखते हुए मैं तुम पर कभी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती। हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकती, लेकिन हर उस चीज के पीछे आऊंगी जिससे तुम प्यार करती हो, जैसे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति। एंड इंटरनेट की हेल्प से मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारी मदर एंड फादर वुडबरी में रहते हैं, तुम्हारा भाई सेंट पॉल में रहता है एंड तुम्हारी बहन यार्डली में। एंड मैं बहुत दिन से ये चीज रिसर्च कर रही हूँ कि गाड़ी के ब्रेक ऑयल की जगह उसमें पानी डाल दिया जाए तो ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। एंड क्या हो अगर तुम्हारे पति के ड्राइविंग के टाइम भी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए। एंड ऐसा होने के बाद अगर तुम्हारे पति की गाड़ी किसी जलते हुए गैस स्टेशन के पास में पहुंच जाएगी एंड वो गैस स्टेशन पूरी तरह तहस महस हो जाएगा तो डेफिनेटली कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल्स हुई थी। सबको ये लगेगा कि दैट वाज एन एक्सीडेंट। लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस को सेफ रखना चाहती हो तो तुमको पहले ही कमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे क्लोज वंस को मार डालूंगी तो तुमको वैसे ही मरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। सो क्यों ना तुम पहले ही जाओ एंड उनकी लाइफ को सेव कर लो। वेल, मारने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। लाइक तुम साइनाइड ले सकती हो, खुद को गन शूट कर सकती हो हेड में या फिर चेस्ट में, या फिर ट्रेन के आगे कूद सकती हो। ऐसा भी कर सकती हो कि तुम खुद को फांसी डालो या फिर तुम अपने अंदर जहरीले टॉक्सिन्स ले लो। ऐसे न जाने कितने टाइप के ब्रूटल साइडवेज लिखे गए थे उस ईमेल के अंदर जो कि एमी को बता रहे थे कि तुम्हें इनमें से कुछ करके अपनी लाइफ को एंड करना चाहिए, विच
इज कम्प्लीटली रॉन्ग बाय द वे। लेकिन ये ईमेल यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ होगा, उसमें एक वेबसाइट का लिंक भी था एंड उस वेबसाइट से रिलेटेड ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुमको एक वेबसाइट के ऊपर भेज रही हूँ जो तुम्हें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस देगी एंड ये काम तुम्हें पहली बार में ही खत्म करना है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मेंटल हेल्थ इशू वालों के पास में भेज दिया जाएगा बहुत सालों के लिए एंड वैसे भी तुम्हें अपनी फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा एंड तुम्हारी बिजनेस की भी अच्छे से वाट लगी जाएगी। सो सोच लो एमी, 6 लाइफ्स के बदले में सिर्फ तुम्हारी लाइफ चाहिए। द चॉइस इज योर्स, तुम खुद चूज करो एंड अगर तुम खुद चूज नहीं करोगी तो मतलब तुम काफी सेल्फिश हो एंड तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो एंड अगर तुम्हारा वो ही डिसीजन रहेगा तो मैं तुम्हारी फैमिली के पीछे तो एनीवेज आऊंगी ही। एंड स्पेशली ये भी मेंशन था कैब लेटर्स में कि फीमेल के बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुम या तुम्हारी फैमिली तो छोड़ो कोई भी नहीं बचेगा। फर्दर एमी को और भी बहुत सारे ऐसे फॉलो अप ईमेल्स आते रहे लेकिन इतना ज्यादा गौर नहीं किया उन्होंने। ओके, अगर हम करंट सीन पर वापस आए तो ये इन्वेस्टिगेशन और भी काफी टाइम तक चलती रही। एमी को किसने मारा था, ये डॉग डे गॉड कौन था, ये मिस्ट्रीज बस पाइल अप हो जा रही थी। एमी को ये भी लग रहा था कि वो एक काफी जानी मानी डॉग ट्रेनर थी एंड ये काफी अच्छा प्रोफेशन भी है। अगर कोई अच्छे से इसको परफॉर्म कर रहा है तो उन्होंने ये भी सोचा कि मे बी ये उनका कोई राइवल या कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। आजकल लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपने कॉम्पिटिशन को गिराने के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जब पुलिस डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रही थी इस डॉग डे गॉड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें कुछ और चीजें पता चल गई थी। ये पर्सन जो भी था ये डार्क वेब के ऊपर स्कोपोलामाइन नाम का एक केमिकल परचेज करता हुआ ट्रेस हो गया था एंड ये केमिकल मेनली नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए काम आता है एंड सर्जरीज वगैरह के अंदर भी इसका काम लिया जाता है। लेकिन अगर इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली जाए तो इससे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है एंड ये एक नशे की तरह काम करना शुरू कर देता है जो कि इरिवर्सिबल है एंड लोग अपना होश तो डेफिनेटली खोना शुरू कर देते हैं इन एक्सेसिव यूज ऑफ स्कोपोलामाइन। वेल, जब उनको ये चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने डॉक्टर से, पुलिस वालों ने अपने डॉक्टर से ये चीज रिक्वेस्ट करी कि वो एमी की बॉडी के अंदर स्कोपोलामाइन के ट्रेसेस को एक बार इन्वेस्टिगेट करें कि वहां पर कुछ उन्हें देखने के लिए मिलता है या नहीं। एंड द क्रेजी थिंग इज कि एग्जामिन करने पर पता चला कि एमी की बॉडी में ऐसे 40 से भी ज़्यादा डोजेस दिए गए हैं एंड एमी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जिसने उसको कभी भी स्कोपोलामाइन का ये केमिकल रिकमेंड करा हो अपनी किसी भी डिजीज के लिए। पुलिस के इनसाइट्स एंड माइंड ये बता रहा था कि ये काम उनको ऐसा लग रहा है कि एमी के किसी क्लोज्ड वन का है, मे बी ऐसा कोई जिसके साथ उनकी अच्छी ना बनती हो। बट एक और बार इस केस की पूरी साइटिंग तब चेंज होती है जब डॉक्टर्स ने एमी की एक्चुअल टाइमिंग, एमी की एक्चुअल डेथ टाइमिंग को एक बार वापस से डिस्क्लोज करा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एमी की डेथ 3 PM के आसपास में ही हो चुकी थी एंड ये स्टीफन को एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना देता है। पुलिस वाले अब स्टीफन को पकड़ कर लाते हैं एंड उनका नया फोन जो कि उन्होंने 13 नवंबर को लिया था फॉर सम रीजन, यानी कि केस के कुछ दिनों के बाद में, उसको चेक करते हैं थॉरली। हम सबको ये लगता है कि अगर कोई चीज हम परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कुछ ट्रेसेस हमेशा रहते हैं आपके डिवाइस में। लेकिन यही चीज स्टीफन ने भी सोची थी कि परमानेंटली चीजें डिलीट करने के बाद वो यहाँ पर सेफ हो जाएगा एंड अपना फोन पुलिस को हैंड ओवर करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। स्टीफन के फोन में पुलिस को मिशेल नाम की एक लेडी के साथ में कुछ ऐसी चैट्स मिलती हैं जिससे ये थोड़ा कंफर्म हो रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है एंड वो मेट्रो वेस्ट सिटी में रहा करती होती है। एंड जब पुलिस वालों ने मिशेल को कॉल करा एंड उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कितनी आगे आ चुके हैं तो मिशेल ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि वो दोनों एशली मैडिसन नाम की एक वेबसाइट के ऊपर मिले थे जिसके बाद से उन्होंने डेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन द क्रेजीएस्ट पार्ट वाज कि स्टीफन सिर्फ मिशेल के साथ ही यहाँ पर ऐसे अफेयर्स नहीं चला रहा था, और भी काफी सारी लड़कियों के साथ में उसके अफेयर्स चल रहे थे। एंड इस वेबसाइट के बारे में स्टीफन को अपनी चर्च की मैरिज काउंसलिंग वाली टाइम के दौरान में पता चला था, बिकॉज उसे ये पता चला था कि इस वेबसाइट का यूज मोस्टली हस्बैंड्स अपनी वाइफ को चीट करने के लिए ही यूज करते होते हैं। वेल, इसके बाद पुलिस वाले थॉरली स्टीफन की सारी डिलीटेड फाइल्स एंड उसके फोन में जो भी डाटा था उसको एक बार अच्छे से एक्सेस लेके चेक करने लगते हैं। जब स्टीफन का फोन चेकिंग पर था तो स्टीफन के अकॉर्डिंग वो कभी डार्क वेब के ऊपर गया नहीं था एंड उसको इवन डार्क वेब चलाना भी नहीं आता था, वो ऐसा बोल रहा था। एंड शायद वो यहाँ पर सच बोल रहा था क्योंकि पुलिस वालों को डार्क वेब यूज करने के कोई ट्रेसेस नहीं मिले थे उसके फोन में। लेकिन उसके फोन में एक ऐसी डिलीटेड फाइल मिली जिससे पुलिस वालों को एक बिटकॉइन वॉलेट का एक एक्सेस मिल जाता है। एंड उस सेम डे जिस दिन डॉग डे नाम के उस डार्क वेब यूजर नेम ने बेस माफिया से ये सारे रेट्स कंफर्म करे थे, उसी दिन स्टीफन के फोन में कुछ
कुकीज इंस्टॉल हुई थी, कॉइनडेस्क एंड कुछ और बिटकॉइन वेबसाइट से भी, जो कि सेम बिटकॉइन एड्रेस था जो कि डॉग डे गॉड नाम के यूजर नेम ने आगे माफिया बेस वालों को फॉरवर्ड करा था। एंड यही सेम एड्रेस स्टीफन के फोन में एक ईमेल के अंदर भी पाया गया। एज वी ऑल नो, बिटकॉइन वॉलेट से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होती है। एंड द ओनली रीजन जो नजर आ रहा था जिसकी वजह से स्टीफन के पास में वो बिटकॉइन एड्रेस अवेलेबल था, वो यही शो कर रहा था कि शायद यही डॉग डे गॉड है। एंड फर्दर ये भी पता चला कि ईमेल जो कि jane@gmail.com से आया हुआ था, वो एमी को स्टीफन के कंप्यूटर से ही भेजा गया था। स्टीफन के अकॉर्डिंग वो 13 नवंबर की सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अपनी जॉब के अंदर काफी ज्यादा बिजी हो चुका था। लेकिन ये भी थोड़ा झूठ ही निकलता है स्टीफन का, बिकॉज वो संडे टू वेडनेसडे वर्क करता होता था एंड उस दिन था मंडे। लेकिन मंडे को उसने काम करने के लिए 6 बजे के टाइम में लॉग इन तो किया हुआ था, लेकिन कोई भी काम उसने किया नहीं था, बिकॉज उसने कंपनी के ना ही कोई नोट्स भेजे हुए थे, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स पूरे करे हुए थे एंड ना ही कोई केसेस भी प्रोवाइड करे गए थे। ये सारी चीजें जब हो चुकी थी, ये सारी चीजें जब चल ही रही थी एंड पता चल ही गया था कि ऑब्वियसली ये चीज किसने करी है, उसी टाइम में पुलिस वालों ने जब उसके हाथों को थॉरली चेक किया, हाथों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाया, तो गन शॉट के रेजिड्यूज भी मिले उसके हाथों के ऊपर। एंड एट लास्ट ये सारा चीज करने के बाद, ये सारी चीज इतने अच्छे से सारी प्लानिंग करने के बाद स्टीफन को 2017 में अरेस्ट कर लिया गया था फाइनली। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, जनवरी 2017 में उसको अरेस्ट किया गया था। उसको ऑब्वियसली अपनी वाइफ एमी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया, लेकिन ऐसा करते दौरान भी स्टीफन अपने आप को नॉट गिल्टी ही प्लीड करता रहा। एंड वो अपने जितने भी लोग थे, जितने भी सोसाइटी में लोग उसको जानते होते थे, उन सबको मनवाने की कोशिश कर रहा था कि वो निर्दोष है, उसकी मदद करी जाए, उसको किसी तरह से फ्रेम करा जा रहा है। एंड डॉग डे गॉड कोई और रियल पर्सन है, वो स्टीफन नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। ये सब हरकतें अब वो करने लग गया था, बट इवेंचुअली द आउटकम वाज इनएविटेबल फॉर हिम। प्रोसिक्यूशन से पहले पुलिस के अकॉर्डिंग सारी स्टोरी उनके सामने आ चुकी थी एंड उन्होंने अच्छे से शॉर्ट डिटेल में बताया कि ऐसा स्टीफन ने क्यों किया था। स्टीफन को डिवोर्स चाहिए था अपनी वाइफ से, लेकिन ऐसा करने वालों को एक बहुत ही ज्यादा बुरी नजर से देखा जाता है उसके रिलीजन में। वो अपने रिलीजन में तो बहुत ज्यादा बिलीव करता होता था, लेकिन एमी के साथ में वो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता होता था, बिकॉज स्टीफन अब एक ऐसे माइंडसेट तक पहुंच चुका था कि उसको एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसके अंदर वो एक लड़की के साथ में नहीं रह सकता है। उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना था टू द फुलेस्ट। एंड उसने अपने काफी सारी फीमेल फ्रेंड्स एंड अफेयर्स के साथ में मिलकर ये सारी प्लानिंग करी थी। एमी का मर्डर करने का पूरा ये प्लान उन सब का ही था, लेकिन माफिया जिन्होंने इवेंचुअली इनको पैसे पे करे थे, वो ये चीज जब फेल हो गए करने में, तो उन्होंने एमी को ऐसे डिस्टर्बिंग ईमेल्स भेजकर, ऐसे धमकियां भेजकर ये ट्राई करने की कोशिश करे कि एमी कुछ ना कुछ कर कर खुद ही अपनी लाइफ को कर दे। लेकिन ये प्लान भी जब फेल हो गया, जब ये प्लान भी एमी को इतना अफेक्ट नहीं करा, तो उन्होंने केस अपने हाथ में ही ले लिया। एंड ये पहले से ही डिसाइडेड था कि वो ऐसा कांड तब करेगा जब उसका बेटा उनके घर पर अवेलेबल नहीं होगा। एंड उस दिन जब उनका अडॉप्टेड बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में था, उस दिन वो एमी को स्कोपोलामाइन से ड्रग करता है, उसका हॉलवे में ही मर्डर करके उसकी बॉडी को बेडरूम की तरफ में लाकर छोड़ देता है। एमी का ही ब्लड वो पूरे बेडरूम में जान करके फैला देता है एंड नीचे जितना भी ब्लड हुआ था वो अच्छे से उसको क्लीन कर देता है। एंड ऐसा करने के बाद वो अपने बेटे को लेने जाता है एंड उसके बाद में ये सारी स्टोरी, ये सारा नाटक उसने किया था। इतना ज्यादा सीरियस क्राइम करने के बाद उसको कभी भी अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान में पैरोल भी नहीं मिली अभी तक। लेकिन इतने ज्यादा सिक माइंडेड लोगों के साथ में इंटरव्यूज होते रहते हैं एंड इम्प्रिजनमेंट के 5 साल बाद में स्टीफन का भी एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उसने ये भी बोला कि उसके पास अब कोई एविडेंस नहीं रह गया है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, लेकिन जितने भी लोग मेरे को आज भी अच्छे से जानते हैं उन्हें ये पता है कि मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। वेल, अभी वो कस्टडी में है एंड भले ही वो अपने आप को कितना ही बचाने की कोशिश कर ले, ऑल द पॉइंट्स लीड टू वन एंड ओनली पर्सन जिसने एमी का मर्डर करा है, एंड वो है स्टीफन। बट वो अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे पोलाइट वे में लोगों के साथ में बातें करके एंड विक्टिम कार्ड खेलकर वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया एंड शायद कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी उसके माइंड में चल रही है कि वो ये सब करके बच जाएगा। लेकिन जितने भी लोगों को ये स्टोरी के बारे में पता है वो सब यही सोचते हैं कि अगर उसको अपनी वाइफ से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो डिवोर्स
was a much better option than creating all this chaos. I told you डार्क वेब की ये रियल स्टोरी, रियल मर्डर मिस्ट्री बहुत ज्यादा क्रीपी होने वाली है एंड आई एम प्लानिंग की ऐसी ही एक और स्टोरी, ऐसी रियल मर्डर मिस्ट्री डार्क वेब से रिलेटेड स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूं, लेकिन एक ट्विस्ट रहेगा। वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है एंड उसके अंदर कोई होने वाला है स्पेशल पर्सन, जिसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक गोल इज ओनली 7000 लाइक्स कर दीजिएगा एंड 400 कॉमेंट्स। आई नो आप पूरा कर दोगे, कुछ भी कॉमेंट करना बस कर देना। एज ऑलवेज मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। जाओ देखो, फॉलो करो, चेकआउट करो कि रियल लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ क्या नहीं। फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो एंड स्पेशली अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो माउंट साइड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।